नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8वीं के इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के 7वें अध्याय देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे, ये आप अच्छी तरह से पिछले अध्यायों में समझ चुके हैं। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना। यानी कि अंग्रेज भारतीय जो समाज को सभ्य नहीं मानते थे, वे इनको अभी असभ्य मानते थे और वो चाहते थे कि इनको हम सभ्य बनाएं, और वो भी शिक्षा के माध्यम से, और इनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को भी वे बदलना चाहते थे सभ्य बनाने के लिए। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही, दसियों साल तक बहस चलती रही। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई दे रहे हैं, आसान से दिखाई दे रहे हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की परंपरा। प्राच्यवाद यानी जो भारत और एशिया के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनका अध्ययन करना चाहते हैं, उनको जो है जो तवज्जो देना चाहते हैं, उसको प्राच्यवाद कहते हैं। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। ये जो चित्र में दिखाया हुआ है विलियम जोन्स है, और इसके साथ में एक व्यक्ति बैठा है। ये विलियम जोन्स इस व्यक्ति से जो है फारसी और अरबी सीख रहे हैं। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे, यानी कानून का बहुत बड़ा जानकार तो था ही, साथ वो भाषाविद भी थे। भाषाविद का मतलब है जो कई भाषाओं की जानकारी रखता हो और विद्यार्थी हो भाषाओं का। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था, ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा, यानी अरबी तो उन्होंने सीखी, उसके साथ साथ में फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति
नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी बातें जो है आप अच्छी तरह से याद रखें। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। कोलब्रुक पूरा नाम क्या है? हेनरी टॉमस कोलब्रुक। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। यानी प्राचीन में जो वैभव था, जो संस्कृति का, वो प्राय लुप्त हो चुका था, उसको समझने में। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक, गार्जियन और मालिक दोनों ही भूमिका निभा रहे थे। यानी अब अंग्रेज जो है ऐसी प्रक्रिया जो अपना रहे थे कि इसमें वे अब भारतीय संस्कृति के अभिभावक बन गए। अभिभावक यानी जो उसको संरक्षण देता है, संरक्षक कह सकते हैं, जैसे माता पिता होता है, और मालिक, दोनों ही जो भूमिका अब वे निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। संस्कृत भाषा जो है हिंदुओं के लिए और फारसी मुसलमान। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा के से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा इनका मानना था। जो है किनका मानना था? जो अभी आपको बताया है। एक तो ये देखिए हेनरी टॉमस कोलब्रुक, ये चित्र जो दिया हुआ है ये वाला, और जोन्स, और दूसरे अंग्रेज अधिकारी जो थे उनका।
इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। मदरसा का मतलब है जैसे हम स्कूल कह देते हैं, विद्यालय कह देते हैं, तो सीखने के स्थान को अरबी भाषा के अंदर मदरसा कहा जाता है। ये देखिए चित्र दिखाया गया है। इस चित्र के अंदर वारेन हेस्टिंग का स्मारक है ये, जो रिचर्ड वेस्टमकोट 1830 में था। अब ये कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर है। इसमें जो है इस तस्वीर में भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। प्राच्यवादी का मतलब है एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले, उनको हम कहते हैं प्राच्यवादी। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है, जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। और इसके जो है एक तरफ पंडित जी हैं जो खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है नीचे एक मुंशी बैठे दिखाई दे रहे हैं। मुंशी जो होते हैं वो अरबी फारसी भाषा को जो है उसका ज्ञान रखते हैं, उसको पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वे कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। वर्नाकुलर यानी देसी जो बोली होती थी उसका नाम देते थे, यानी अंग्रेजी और जो देसी बोली थी उनके बीच के भेद को प्रकट करने के लिए ये जो है वर्नाकुलर शब्द दिया जाता था। स्थानीय रीति रिवाजों और कानून के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। तो 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी और उससे पहले 1781 के अंदर जो है कलकत्ता के अंदर एक मदरसा खोला गया था अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये दोनों जो है सन आपने याद रखने, 1781 और 1791। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। अब तक जो शब्द आए थे उनका यहाँ पर जो है विस्तार से उनको समझाया गया। शब्दों का अर्थ क्या है। पूर्व की जघन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। प्राच्यवादी यानी जो एशिया की जो है भाषाएं जो सीखना चाहते थे और जो सीख रहे थे और संस्कृति का जो है गहन अध्ययन कर रहे थे, उनको प्राच्यवादी कह रहे। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन अध्ययन करने वाले। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ। पूर्वी का मतलब एशिया के जो हैं ग्रंथ हैं, एशिया की जो किताबें हैं वो, और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य गंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में, हमला मतलब उनकी जो आलोचना करने वाले, उनको जो है सही नहीं मानने वाले, यानी हमले का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उनके ऊपर तीर तलवारों से या गोली से हमले का मतलब उनकी आलोचना, प्रतिक्रिया करना उनके ऊपर। उनका विश्वास था कि
जो हमला करने वाले कौन थे, जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया, अब और भी ज़्यादा विरोध बढ़ गया। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, पूरा नाम इनका थॉमस बेबिंगटन मैकाले, और ये मैकाले के नाम से ही जाने जाते हैं, इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वे भारत को असभ्य देश मानते थे, वे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। यानी जो पूर्व का ज्ञान था, यानी एशिया के जो देश हैं, उनका जो ज्ञान है वो अंग्रेजी ज्ञान के जो है, यानी इंग्लैंड के जो प्रगति है उसके बराबर नहीं है। समकक्ष का मतलब है उसके बराबर के स्थान पर खड़ा होना, वो बराबरी नहीं कर सकता। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का, यानी जो यूरोप के अंदर जो पुस्तकालय है, यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना यानी एक अलमारी का जैसे एक खाना होता है ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। यानी ऐसा मैकाले का मानना था। यानी वो पश्चिम के ज्ञान को बहुत ज़्यादा महान और बड़ा मानते थे, और जो है पूर्वी ज्ञान को, यानी एशिया के जो देश थे उनमें जो साहित्य था उसको बिल्कुल नीचे स्तर का मानते थे। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। यहाँ पर ये जो पुस्तकालय, ये जो बैठे हुए दिखाए गए हैं बेबिंगटन मैकाले, और ये जो उनका है ये स्टडी रूम है, अध्ययन कक्ष है। मैकाले के मिनट्स विवरण, यानी मैकाले के मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। 1835 का अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम, ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। यानी इनको कौन सी संज्ञा दी, क्या नाम दिया गया? ऐसे मंदिर जो अपने आप विनाश का शिकार हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। क्षरण का मतलब होता है कमज़ोर होते जाना। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। इस
वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और ये काफ़ी बड़ा पाठ है, तो इसको हम 2-3 जो है हिस्सों में पढ़ेंगे ताकि आप इसको आराम से अध्ययन कर सकें और इसको समझ सकें।